तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखिए आज के इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल करंट एंड सर्किट्स की, जिसमें कि क्लास 7 का हम लोग का फुल फोकस है। लेकिन इसके साथ साथ में आप लोग अगर जो क्लास 8 और 9th में भी देख रहे हो, जिसमें आप लोग के NIOS या फिर अदर किसी भी चीज़ में आपको ये चीज़ देखने को मिल रहा है टॉपिक, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग बहुत अच्छे से डीपली इस चीज़ को समझने वाले हैं। आप 7th वाले इसमें बिल्कुल निराश नहीं होंगे कि हम लोग को ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। 7th वाले इस चीज़ को ध्यान से देखें, अगर जो कुछ चीज़ें एडिशनल देखने को मिलती है तो उनके लिए बेनिफिट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फर्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम लोग क्या बात करने वाले हैं कि क्या होता है आखिर ये एजेंडा क्या है, हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो पहला चीज़ है हमको इंट्रोडक्शन देखना है कि इंट्रोडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है। फिर इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक जो करंट होता है उस पर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है उसका। फिर हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्या होते हैं, कूलाम लॉ क्या था, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल करंट्स क्या होते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होती है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक करंट की या इलेक्ट्रिसिटी की, तो उसके वजह से मैग्नेटिज्म भी उत्पन्न हो जाता है, वहाँ पर प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, मैग्नेटिज्म कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, वहीं पर मैग्नेटिज्म जो है वो भी क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर सकती है और मैग्नेटिज्म क्रिएट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक, कब होता है? व्हेन चार्जेस फ्रॉम वन प्लेस ऑफ मैटर इंटरेक्ट विद दोज फ्रॉम अनदर पीस ऑफ द मैटर, दे प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। ठीक, आगे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस से होती है। देखिए अगर हमें एक सिंपल सी बात पता है कि कहीं पर इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे, फ्री फ्लोइंग चार्जेस होंगे, तो वहीं पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्जेस आर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती हैं। कौन? इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब हमें पता है कि कोई भी एटम जो होती है उसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस मौजूद होते हैं, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, दो तरह के चार्जेस होते हैं किसी भी एटम के अंदर। ठीक, वहीं पर प्रोटॉन जो होता है किसी भी एटम के अंदर वो पोजेस करता है एक पॉजिटिव चार्ज को, और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कैरी करता है नेगेटिव चार्ज को। इतना आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। ठीक, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इसीलिए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऑर्बिट्स में होते हैं। ठीक, आगे बात करेंगे कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते क्या हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से समझना मेरी बातों को, कोई इसमें इतना ज़्यादा हेक्टिक वाली चीज़ नहीं है, बहुत आराम से समझेंगे। देखो, द इलेक्ट्रिकल फोर्सेस इज अट्रैक्शन ऑफ द रिपल्सन बिटवीन चार्ज एंड ऑब्जेक्ट्स। मतलब कहने का है कि इलेक्ट्रिकल फोर्सेस जो होते हैं वो अट्रैक्शन होते हैं और रिपल्सन होते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच। जैसे देखिए दो पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इनके बीच में रिपल्सन होता है, मतलब ये एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं। और जो दो नेगेटिव चार्जेस रहते हैं तो वो भी एक दूसरे के बीच में रिपल्सन करते हैं, रिपल करते हैं दोनों चार्जेस को। तो लाइक चार्जेस मतलब हुआ कि दोनों एक जैसे चार्ज रहेंगे तो रिपल करेंगे एक दूसरे को। जबकि अनलाइक चार्जेस यानी कि अपोजिट चार्जेस रहेंगे, कोई पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं। ठीक है, कूलाम्स लॉ क्या था कि द साइज ऑफ चार्जेस and distance between them are both key factor of determining the strength of the electrical force between charged objects। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो साइज होता है चार्जेस का, वो जो होता है सॉरी वो जो होता है वो और डिस्टेंस उनके बीच में कितनी है, ये की फैक्टर होते हैं ये पता लगाने के लिए कि उनके बीच में कितना स्ट्रेंथ क्या है। जो फोर्स उनके बीच में लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है जो उनके बीच में, उसको हमें अगर जो पता लगाना है तो उसके दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन सा? पहला कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, और दूसरा इनकी साइज़ क्या है। ठीक है, ये था कूलाम्स लॉ। आगे अगर हम लोग बात करें स्टैटिक एनर्जी क्या होती है, बेटा बहुत ध्यान समझना, ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बिल्डअप ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब हम लोग रब करते हैं एक बैलून को अपने बालों में, तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम दैट मेक्स अप और हेयर ट्रांसफर फ्रॉम द बैलून। ठीक है, जो हेयर से क्या होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं बैलून पे। कौन? इलेक्ट्रॉन्स। जो कि क्या बना देता है? विच मेक्स हेयर पॉजिटिवली चार्ज। हेयर को वो क्या बना देता है? पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच गए हैं? बैलून में। और वहीं इलेक्ट्रॉन पहुँचने की वजह से
बलून जो हो जाता है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन को। अब ऐसे में क्या होता है कि हम लोग जब क्या करते हैं, होल्ड करते हैं बलून को थोड़ी दूरी पर, जैसे इसने किया है, देखो इस बच्ची ने क्या किया, बलून को थोड़ी दूरी पर रखा है, पहले रब किया फिर बलून को दूरी पर जब रब किया तो इससे क्या हुआ, बाल से जो नेगेटिव चार्ज थे, इलेक्ट्रॉन थे, वो कहाँ पहुँच गया, बलून पे। और और बलून में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन हुए, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, जबकि बाल जो थे उससे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब जब इसने बलून को थोड़ी दूरी पर रखा अपने बाल से तो इसने देखा कि बाल इसके चिपक रहे थे बलून से। इसका रीज़न क्या था, इसका रीज़न ये था क्योंकि दोनों में अपोजिट चार्जेस हैं जो कि अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। बलून में कैसा चार्ज है, नेगेटिव, और बालों में कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि द चार्जेस दैट बिल्ड अप ऑन द ऑब्जेक्ट डू इवेंचुअली मूव ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस सडन एंड ब्रीफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी मेटल के नॉब को जब हम लोग टच करते हैं, ठीक है, डोर नॉब जो होता है, तो क्या होता है, कई बार हमें शॉक लगता है आफ्टर, जब हम लोग की फीट जो होती है कारपेट पे होती है। ये क्या होती है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का एक स्मॉल स्केल पर एग्जाम्पल होता है। ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, तो देखो बहु ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिकल करंट की बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। जब कंटिन्यूस फ्लो होता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस का तो वहाँ पर क्या होती है, करंट उत्पन्न होती है, प्रोड्यूस होती है। करंट जो होता है डिफाइन किया जाता है एज अ क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट फ्लोज पास्ट अ गिवन पॉइंट पर यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, एक यूनिट ऑफ टाइम में जितना इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं वही क्या कहलाते हैं भाई, करंट कहलाते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं क्या भाई, कि जो इलेक्ट्रिकल करंट यानी कि आई होता है वो क्यू बाई टी के इक्वल होता है, जहाँ पर क्यू क्या होता है, चार्ज होता है, और टी होता है टाइम। ठीक, अगर जो हम इलेक्ट्रिकल करंट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है इसका यूनिट जो होता है वो एम्पियर होता है, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट वो करंट होता है इसमें कंटिन्यूस जो करंट है उसकी सप्लाई चलती रहती है। ठीक है, और ये एक डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शनल होता है। ठीक, जबकि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है इसमें कंटिन्यूस सप्लाई नहीं होती है। ये क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होता है ये क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन में होता है, मतलब कि एक बार उस डायरेक्शन में जाएगा तो इस बार एक डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, और जो करंट होती है उसकी सप्लाई क्या होती है, जो होती है अल्टरनेटिव तरीके से होती है, इसीलिए अल्टरनेटिंग करंट इसे कहते हैं। अब मेरी बात समझना, ये करंट बहुत अच्छा माना जाता है जब हम लोग दूर ट्रेवल कराते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक करंट को। जैसे पावर हाउस से हम लोग के घरों तक जो करंट आता है वो किससे आता है, एसी करंट आता है। ठीक, आगे बात करें कंडक्टर्स और इंसुलेटर की। कंडक्टर्स वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, इंसुलेटर वो होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इंसुलेटर की तो रबर हो गया, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। ग्लास, प्लास्टिक, एयर, वुड, पेपर, इन सब से ये सब इंसुलेटर्स होते हैं। जबकि कंडक्टर कौन होते हैं, मेटल कोई भी हो, जैसे कि कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, मतलब ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। वहीं वाटर भी होता है जब उसमें कुछ सॉल्ट्स मिले होते हैं। ठीक है, ताकि भाई सॉल्ट नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें चार्जेस नहीं रहेंगे, जहाँ पर चार्ज नहीं होता वहाँ पर करंट नहीं फ्लो करता। ग्रेफाइट जो होता है ये भी क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। वहीं पर ह्यूमन बॉडी जो होती है ये भी कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, फ्री फ्लोइंग चार्जेस होते हैं मिनरल्स के तौर पे हमारे ब्लड के अंदर। ठीक है, आगे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिकल सर्किट की, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट जो होता है ये बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को मिला करके बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक एनर्जी सोर्स होता है, एक वायर होता है, स्विच होता है और लोड होता है, जिन चीज़ों को हमें चलाना है। इसमें सर्किट दो तरह की होती हैं, एक होती है ओपन सर्किट, एक होती है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट वो सर्किट होती है जो कि क्या कहीं पर भी इनकम्प्लीट होती है, जो कि बल्ब को ग्लो होने से रोकेगी। जैसे मान लो ये वायर को मैं यहाँ से काट दूँ तो क्या ये आगे करंट फ्लो होगा, यहाँ पर नहीं होगा, तो ये बल्ब नहीं ग्लो करेगा, तो वो ओपन सर्किट है। जबकि अगर जो हम लोग इसको बना के रखेंगे जिससे कि यह बल्ब जो है ये ग्लो करे तो क्या कहलाएगा, क्लोज सर्किट कहलाएगा। अगर जो सर्किट के पार्ट्स की बात करें दोस्तों, तो देखिए सर्किट के पार्ट्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एनर्जी सोर्स। एनर्जी सोर्स वो होता है जहाँ से एनर्जी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं और भेजते हैं लोड को चलाने के लिए। वहीं पर
लोड वो होता है, वो कंपोनेंट होता है सर्किट का जो कि कंज्यूम करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, समझ रहे हो आप। जो एनर्जी सोर्स है उससे एनर्जी को कौन कंज्यूम करता है, लोड करता है, ठीक। आगे वायर जो होते हैं ये लो रेसिस्टेंस कंडक्टर होते हैं। लो रेसिस्टेंस मतलब क्या हुआ सर, रेसिस्टेंस मतलब होता है जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को क्या करता है, अपोज करता है। तो ये कंडक्टर जो होते हैं वायर, ये क्या करते हैं, कम रेसिस्टेंस अपने अंदर रखते हैं। ऐसे में अगर जो हम लोग बात करें, ये ऐसे मटेरियल से बने होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल करंट को कंडक्ट करते हैं। तो ये वायर हो गए हमारे। आगे स्विच की बात करते हैं, तो देखिए स्विच भी दो तरह का होता है, एक होता है ओपन स्विच, एक होता है क्लोज स्विच। अगर जो स्विच को हम लोग ऑन रखेंगे तो वो ओपन स्विच हो जाए, अरे क्लोज स्विच हो जाएगा। स्विच को ऑफ कर देंगे तो वो ओपन स्विच हो जाएगा। स्विच क्या होता है भाई, ये कंट्रोल करता है सर्किट को ताकि वो कनेक्ट कर सके, सर्किट ओपन रहे कि क्लोज रहे, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ सर्किट्स की। तो हम लोगों ने अभी समझा था कि सर्किट जो होती है वो ओपन और क्लोज होती है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों हम लोग सर्किट को दो तरीके से और भी समझ सकते हैं, जैसे सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। जब सीरीज सर्किट में हम लोग बात करते हैं तो बल्ब्स को लगातार सीरीज में जोड़ दिया जाता है, जैसे हम लोग के घरों में सीरीज लाइट होती है। अब देखिए यहाँ पर बल्ब जो है ये तीनों को आपस में क्या किया गया, सीरीज में जोड़ा गया है। जबकि यहाँ पर बल्ब जो हैं ये देखिए एक दूसरे के पैरेलली जुड़े हुए हैं। तो दो तरह से यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। सीरीज में इलेक्ट्रिकल करंट एक ही पाथ से गुजरता है और पैरेलल में इलेक्ट्रिकल करंट के पाथ जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। जबकि सीरीज में वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल करंट जो रहेगा वो, सॉरी मैंने अभी वोल्टेज बोला, जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट जो होते हैं वो तीनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। और वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसके लिए अलग वोल्टेज, इसमें अलग वोल्टेज और इसमें अलग वोल्टेज। जबकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल करंट तो डिफरेंट होता है, इसमें अलग करंट, इसमें अलग करंट, इसमें अलग करंट, लेकिन वोल्टेज सब में क्या होता है, सेम होता है दोस्तों, ठीक है। सॉरी मैंने बीच में आपको यहाँ पर वोल्टेज बोल दिया था, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, करंट सेम होता है, वोल्टेज जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ की बात करते हैं। देखिए अगर आप सेवन्थ वाले हैं तो ये पार्ट आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ओम्स लॉ आपके में नहीं है। ओम्स लॉ जो होता है ये बताता है तीन चीज़ों के रिलेशन के बीच में, किसमें, वोल्टेज, करंट और रेसिस्टेंस के। मतलब कि एक हमें पता है कि कोई भी अगर जो हमारे पास सर्किट रहे तो उसमें अगर हम लोग रेसिस्टेंस लगा दें तो एक लॉ को फॉलो करेगा, इसे ओम्स लॉ कहते हैं। इसमें क्या आता है ये कि V इज इक्वल टू आई आर होता है, जहाँ पर V जो होता है ये प्रोपोर्शनल होता है I के, यानी कि किसी भी सर्किट में हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो वहाँ का करंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये है ओम्स लॉ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैग्नेटिज्म क्या होता है। हमें पता है कि मैग्नेट्स जो होते हैं इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे एक बार मैग्नेट की हम लोग बात कर लें तो बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, अगर सेम पोल रहेंगे तो वो रिपल करेंगे, और क्या होगा अगर जो डिफरेंट पोल रहेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने चार्जेस में समझा था, ठीक है। अब कुछ जो चीज़ें होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं, समझाता हूँ। देखो एक हमारे पास में यहाँ पर बार मैग्नेट है, तो ये बार मैग्नेट क्या करता है, अपने आसपास के अराउंड में जितने दूरी तक चीज़ों को अपने तरफ अट्रैक्ट कर ले रहा है वो रीजन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड में कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि बताती हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हमारा काम कर रहा है, उसकी डायरेक्शन को भी बताती हैं। अब ये इमेजिनरी लाइन क्या कहलाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं, ठीक। अब देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमें यहाँ पर ये दिख रही हैं, ठीक। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ चल रही हैं और यहाँ पर क्या हो रही है, साउथ से नॉर्थ की तरफ इधर से भी चल रही है, ठीक। अभी बेसिकली हम लोग बात करते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड होती है दोस्तों, इसकी अगर जो हम लोग बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ये डेवलप हो जाती है कई बार इलेक्ट्रिक करंट की वजह से। तो इसे कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप हुई इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, इसीलिए कहते हैं इसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है चीज़ों में। अब मान लो कि एक कंडक्टिंग वायर रहे हमारे पास, उसमें हम लोग जब इलेक्ट्रिक करंट को डालते हैं तो उसके आसपास के रीजन में वो मैग्नेट के जैसे वो एक्ट करने लगता है और मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपने तरफ खींचने लगता है। ऐसे में हम लोग ये कह सकते हैं कि वो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। आगे देखिए आपको पता है
अर्थ जो होती है इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो कि कंपास जो नहीं होते हैं उसको वर्क करने में मदद करती है। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में अभी मैंने बताया था आप लोगों को। इसमें माइकल फेराडे नाम के एक साइंटिस्ट रहते हैं, ये बहुत बड़ा इनोवेशन करते हैं बच्चों। ये बताते हैं कि कोई भी अगर जगह पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डालें, जैसे ये देखो नेल था, उसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया, कॉपर वायर को ऐसे लपेट दिया, तो उससे क्या हुआ कि ये वायर जो थे, ये जैसे ही वाउंड इनका बनाया, यहाँ पे क्या हो रहे थे, जब करंट को हम लोग इसमें फ्लो कर रहे थे तो ये अपने आसपास में मैग्नेटिज्म को दिखा रहे थे दोस्तों, इसके आसपास की चीज़ों को ये अट्रैक्ट कर रहे थे। ऐसे में इन चीज़ों को, जो कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो मैग्नेट बना, इसे हम लोग क्या कह दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट कह दिए, और इस इफेक्ट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह दिया गया। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए, अब आप लोग का हम लोग पूछते हैं कुछ चीज़ें, ठीक है? चलो भाई, देखो कुछ क्वेश्चंस इसके हम लोग लेकर के आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस को। तो अगर जो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो हमारी नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।